नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन शांति को लेकर हो रही अहम बैठकों और उनके नतीजों की। साथ ही बात होगी बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिशों पर खड़े हो रहे बड़े सवालों की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा भी अपने खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी स्वदेश रवाना। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने पीएम को ऑर्डर ऑफ ओमान से किया सम्मानित। दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता। यूक्रेन में शांति को लेकर इस हफ्ते कई मैराथन बैठकें। मियामी में रूस अमेरिका यूक्रेन अमेरिका की बैठक। ठोस हल नहीं निकलने पर पुतिन की चेतावनी। सैन्य कार्रवाई को बताया एकमात्र रास्ता। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर भारतीय मिशन। राजशाही में असिस्टेंट हाई कमीशन की तरफ जबरन बढ़े प्रदर्शनकारी। मिशन की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के राजनयिक को भारत ने किया तलब। अमेरिकी सेना का प्रशांत महासागर में संदिग्ध ड्रग तस्कर पर हमला। कम से कम 4 की मौत। ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई में अब तक करीब 100 कथित तस्कर ढेर। अमेरिका की ताइवान को $10 अरब से अधिक मूल्य के हथियारों की बिक्री की घोषणा। मध्यम दूरी की मिसाइलें, होवित्जर तोपें और ड्रोन शामिल। चीन का कड़ा ऐतराज। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया। इससे पहले यह सम्मान नेल्सन मंडेला, महारानी एलिजाबेथ और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जैसी हस्तियों को दिया गया है। पीएम को अब तक 29 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। ओमान के सुल्तान ने पीएम को कई और उपहार भी भेंट किए हैं। और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत और ओमान में समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA हुआ है। आज मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ। तो बेहद खास ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। आइए अब अपनी स्टोरी पर आते हैं और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह की अभी मौजूदा स्थितियां नजर आ रही हैं, साफ तौर पर ये तमाम इशारे कर रही हैं कि किस ओर अब ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये शांति की ओर जाएगा या इसमें कुछ अभी और भी पेश नजर आते हैं? क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से जो बर्लिन में बैठकें हुई उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि एक बैठक और अब होने वाली है, जिसको लेकर तमाम यहां पर जो पॉलिसीज है, तमाम जो फॉर्मूले हैं, उसको तय करने के लिए अब आगे की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ इसमें खास होने वाला है? आइए उसी पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से लगातार जो स्थितियां हैं वो अब शांति की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं? यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई हैं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी सख्त बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता अब तक गतिरोध नहीं तोड़ पाई है। और इसी बीच अमेरिका के मियामी में रूस अमेरिका और यूक्रेन अमेरिका के बीच अलग अलग बैठकों का नया दौर शुरू होने वाला है। एक तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की रूस को किसी तरह की रियायत न देने की जिद, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति पुतिन का अपने दावे वाले यूक्रेनी इलाकों को जबरन छीन लेने का फौलादी इरादा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कई कोशिशों के बावजूद शांति वार्ता के इस गतिरोध को अब तक भेद पाने में असफल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की प्यार और फटकार की कूटनीति और पुतिन ज़ेलेंस्की की धमकियों और चुनौतियों के बीच शांति वार्ता का एक और दौर अब अमेरिका के शहर मियामी में होने जा रहा है। एक बार फिर रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि अलग अलग मिलकर यूक्रेन मसले का हल निकालने का प्रयास करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई योजना पर चर्चा के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारी इस सप्ताहांत पर मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर कर सकते हैं। वहीं रूसी पक्ष की अगुवाई
किरिल दिमित्रिएव के हाथ में रहने की संभावना है। हालांकि बैठक के एजेंडे की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इसकी पुष्टि की है कि उनके वार्ताकार शुक्रवार और शनिवार को अमेरिकी अधिकारियों से बात करने के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। जेलेंस्की ने पुतिन के इस युद्ध रोकने के इनकार की स्थिति में अपने सहयोगियों से यूक्रेन को मजबूत करने की अपील दोहराई है। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें जो संकेत मिले हैं उससे यही पता चलता है कि रूस अगले साल तक इस जंग को खींचने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि मॉस्को से जो सिग्नल सुने हैं वो सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं हैं। अमेरिका को इस पर खास ध्यान देना चाहिए, जो अक्सर कहता है कि रूस जंग खत्म करना चाहता है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर बातचीत से कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता होगी। रूसी सेनाएं सभी मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं और रूस कूटनीति या सैन्य साधनों के माध्यम से अपनी ऐतिहासिक भूमि की मुक्ति हासिल करेगा। रूस फिलहाल यूक्रेन के करीब 19% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। इसमें 2014 में क्रीमिया को मिलाकर डोनबास का ज्यादातर हिस्सा, खेरसन, ज़ेपोरिज़िया के बड़े इलाके और अन्य क्षेत्रों के छोटे हिस्से शामिल हैं। मॉस्को का दावा है कि ये क्षेत्र अब रूस का हिस्सा है, लेकिन यूक्रेन इसे पूरी तरह से खारिज करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ज्यादातर हिस्सा इसे मान्यता नहीं देता है। उधर यूरोप में जब्त रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को बतौर ऋण दिए जाने को लेकर ईयू के सदस्य देशों में खींचतान जारी है। इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए ब्रसल्स में नेताओं की माथापच्ची जारी है। देखिए, वैश्विक पटल पर ना जो तमाम अलग अलग देश हैं वो साफ तौर पर किस तरह से उसमें बैठकों का दौर जारी है और उस पर क्या नतीजे वहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कुछ बर्लिन में देखा, अब मियामी से भी इस तारीख की उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में वहां पर क्या हो सकता है। क्या जो अब ये युद्ध है वो शांति की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आएगा या इसमें कुछ और भी नजर आ सकता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल अनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ अतुल जी, सबसे पहला सवाल यही कि अभी जो मौजूदा है स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्या शर्तों के साथ ही इसमें कुछ देखने को मिल सकता है या जो शांति का पक्ष है और जो तमाम अलग अलग लीडर्स बड़े फोरम पर ये जो बात कह रहे हैं वो अब उसको आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध है ये रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है और डिप्लोमेसी जो है वो तीव्रता पे आ गई है। अब उसमें जो है हम काफ़ी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन उसकी जो डोमेन है वो बैटलफील्ड से हटके अब डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आ गई है। अब इस पे क्या हो रहा है, इस पे ज़रा हम देखते हैं। एक तरफ है जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, जो अमेरिकन हैं, और क्योंकि उनकी अब कॉम्पोजिशन बड़ी एक तरह से बैठ गई है। जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, तो पर्सनल एलिमेंट आ गया है डोनाल्ड ट्रंप का जी। और साथ में स्टीव विटकॉफ, और यही दो लोग हैं जो अब डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हैं। ऑलरेडी ये बातचीत हो चुकी है, रूस के साथ भी हो चुकी है, यूरोपियंस के साथ भी हो चुकी है, और एक और उसका राउंड अब मियामी में होने वाला है। तो एक इसके पीछे था 28 पॉइंट की जो एक तरह से प्रस्ताव था अमेरिका की तरफ से, उसके ऊपर बातचीत हो रही है अब कि उसका अगर हम देखें, विश्लेषण करें, तो बात यह है कि जो अमेरिका की तरफ से है संदेश यूक्रेन को कि आपको टेरिटरी तो थोड़ी लूज करनी पड़ेगी, और जो जो टेरिटरी की बात हो रही है वो बात हो रही है डॉनबास के एरिया। क्राइमिया ऑलरेडी हो चुका है, डॉनबास के जी। तो ये यहाँ पर जो यूक्रेन का रवैया है वो पूरी तरह से इससे सहमत नहीं है, क्योंकि यूरोपियन को शय मिल रही है यूरोपियन से, सॉरी यूक्रेन को यूरोपियन से जी। तरह से उसका एक काउंटर अभी आ रहा है, वो रिजॉल्व नहीं होगा। जो अब जो बातचीत हो रही है उसमें ये रिजॉल्व होना है। क्या ये काउंटर वही है जो आपने अभी बताया, 28 पॉइंट्स की जो बात आपने बताई, तो उसी को कम करके, जिस तरह से जेलेंस्की जो उसको कम करके 20 पॉइंट्स तक लेकर आए, क्या ये फैक्टर अपने आप में इस पूरे युद्ध को शांति की ओर ले जाने के लिए कारगर साबित होगा, या जो शर्तों की हम बात कर रहे हैं, जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस पर ये असर डालता हुआ नजर आएगा? गौरव जी, सबसे बड़ी शर्त क्या है यूक्रेन की, वो है सिक्योरिटी गारंटीज। बात वहां पर आएगी कि भाई अगर मैं मान जाता हूं, अगर यूक्रेन की तरफ से हम देखें कि अगर हम मान जाते हैं ये जो एक तरह से टेरिटोरियल एक्सचेंज होगा और उसके बाद युद्ध समाप्ति हो जाएगी, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, क्या गारंटीज हैं कि दोबारा हमारे ऊपर ऐसे हमले नहीं होंगे।
कौन हमें गारंटीज देगा सिक्योरिटी के ऊपर? क्या यूरोप देगा, क्या अमेरिका देगा? ये अभी तक बात रिजॉल्व नहीं हुई है। सिक्योरिटी गारंटी जो है वो मूल बात आ रही है, जो हमें तो हम ऐसे देख में अतुल रंजन जी एक सवाल आता है कि बर्लिन में भी बैठक हमने देखी, वहां से भी तमाम इस तरह की रणनीतियां निकलते हुए नजर आई। अब मियामी की ओर साफ तौर पर अंदेशा नजर आता है कि वहां पर इसमें कुछ ना कुछ इसका बड़ा सॉल्यूशन नजर आता है। फॉर्मूला क्या अपनाते हुए नजर आ रहे हैं जो तमाम देशों को की जो ये बैठक होती है, उसमें क्या फॉर्मूला ऐसा है जो इन दोनों देशों को शांति के पक्ष पर आगे बढ़ाएगा? अभी फार्मूले पर हम पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि यूरोपियन का जो एक तरह से पक्ष है, ये जो उनकी सोच है, वो गौरव जी एक हिस्टोरिकल सोच है, क्योंकि वो सिर्फ यूक्रेन को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं उनका जो रिलेशनशिप रशिया के साथ रहा हिस्टोरिकली 400 साल पहले पुराना रिश्ता, जी जिसमें एक बड़ी शक्ति रही है रशिया, फिर सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ। उनकी तरफ से आर्गुमेंट ये आता है कि अगर एक तरह से कोट अनकोट रूस जीत गया, तो क्या ये अंत है रूस का? क्या ये रूस एक्सपैंड करेगा और फिर से यूरोप में जाएगा? जी तो वो एक यूरोपियन मंशा में ये बात आती है कि फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ। तो ये रीएश्योरेंस जब तक नहीं होगी, और इसके अंदर इसको रीएश्योरेंस देने के लिए अमेरिकन की भूमिका बहुत अहम रहेगी कि भाई यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ये यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन में ही सीमित रहेगा और इसके आगे एक्सपेंशन नहीं होगी। जी और रशिया को भी एक तरह से है जी कि भाई अगर मैं मान जाता हूँ इस फॉर्मुलेशन पे, अगर रशियंस मान जाते हैं, तो क्या नेटो एक्सपेंशन बंद होगी? क्योंकि नेटो अभी तक बाल्टिक सी तक आ गए हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया में। बिल्कुल अतुल जी, जो आप ये बातें कह रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है और ये अहम पॉइंट्स हैं जिस पर कहीं ना कहीं अब आगे की जो बातचीत है वो देखने वाली बात होगी कि वो किस ओर इशारा करती है। क्या सच में शांति की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आती है, या इसके अलावा कुछ और भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ और शर्तें हैं वो निकलकर इसमें सामने आती हैं, वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बांग्लादेश में क्या हलचल मची हुई है, किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। कहाँ है? जॉब पर हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अभी जो मौजूदा स्थिति है, आखिर वो किस ओर इशारा कर रही है? क्या कुछ इसमें जो दूरगामी परिणाम है इसके निकलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो मौजूदा हमने स्थिति देखी है वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि लगातार जो तमाम अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनमें और वहां के लॉ एंड ऑर्डर में साफ तौर पर भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो बहुत प्रबल गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और तमाम चीजें उनके निशाने पर हैं। लेकिन इसको लेकर सवाल यह आता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लेकर अब तक भारत विरोधी ताकतें लगातार सड़कों पर नजर क्यों आ रही हैं? मौजूदा घटनाक्रम के जरिए ढाका में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिशों ने हालात की गंभीरता साफ कर दी है। वहीं बढ़ती सुरक्षा चिंता के बीच भारत ने बांग्लादेश के राजनयिक को तलब कर कड़ा संदेश दिया है। ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि यूनुस की अंतरिम सरकार चरमपंथी तत्वों पर कब लगाम लगाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। इसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। कभी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो कभी बड़बोले नेताओं के उलझुल बयान से दोनों देशों के संबंधों को डिगाने का प्रयास। भारत फिर भी एक परिपक्व और संयमित पड़ोसी की भूमिका निभाता रहा। लेकिन अब तो इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये चरमपंथी तत्व खुलेआम सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका में बुधवार को प्रदर्शनकारियों के बड़े समूह ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिश की। ढाका से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें भारतीय मिशन की तरफ मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। बुधवार को जुलाई यूनिटी के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मिशन की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन भीड़ इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। इसके बाद नाकेबंदी कर जैसे तैसे रोका गया तो ये लाउड स्पीकर से भाषणबाजी पर उतर आए। अपने राजनयिकों की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के राजनयिक को तलब कर उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों के बारे में कड़ी चिंता जताई, जिन्होंने भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति को खतरा पैदा करने की योजना की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में चरमपंथी तत्वों के बनाए जा रहे झूठे नैरेटिव को खारिज करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है और न ही इन घटनाओं के बारे में भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किया है। दरअसल भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने में उन ताकतों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है जिन्होंने कभी बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, बल्कि उनके ऊपर पर्दे के पीछे से सरकार को हाकने का आरोप भी लगता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को बांग्लादेश जमात इस्लामी संगठन का भी समर्थन है। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि यह बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ था। बांग्लादेश से शेख हसीना की बेदखली के बाद पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाने में जुटा हुआ है। 1971 के बाद पहली बार दोनों देशों के साथ समुद्री संपर्क हुआ। पाकिस्तान को यह मौका बांग्लादेश के उसके पुराने मददगार संगठन जमात के अंतरिम सरकार के साथ मधुर संबंधों के साथ ही संभव हो पा रहा है। जब जमात और सरकार खुलकर खेल रहे हों तो ऐसी स्थिति में राजनीति में जगह तलाश रहे कट्टरपंथी तत्वों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। यूनुस की समर्थित नवगठित छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन के एक नेता भारत के खिलाफ लगातार जहरीले राग अलाप रहे हैं। तो देखा आपने कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है वो किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चरमपंथियों का आखिर इलाज क्या है, और अगर इसी तरह की स्थितियां रहती हैं तो आखिर चरमपंथियों पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी? क्या यूनुस उस काबिल हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अतुल अनेजा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, अगला सवाल यह है कि साफ तौर पर अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई, तो ऐसे में इन चरमपंथियों का इलाज क्या है, पहला। और दूसरा इसी के साथ सवाल आता है कि आखिर जो यूनुस हैं वो कितने सक्षम आपको नजर आते हैं कि अगर इस तरह की कोई कार्यप्रणाली है तो उसको कंट्रोल करने के लिए? आपको दोनों सवालों के साथ मैं चाहूंगा कि इसका आप विस्तृत जवाब दें कि किस तरह से अभी बांग्लादेश में जो स्थिति है वो इतनी दयनीय बनी हुई है। गौरव जी, अगर हम देखें कि ये क्यों हो रही है ऐसी स्थिति, इसके पीछे शक्तियां क्या है, उसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। एक तो मोहम्मद यूनुस की अगर बैकग्राउंड आप देखें तो वो अमेरिकन डीप स्टेट के साथ उनकी एसोसिएशन पुरानी रही है और शेख हसीना के साथ जो है उनका रिश्ता बहुत ही खराब रहा है जी। एक तो यूनुस फैक्टर है, न्यूट्रल फैक्टर नहीं है, ये एक तरह से डीप बैकग्राउंड में थोड़ा एंटी इंडिया फीलिंग्स वाला फैक्टर है। दूसरा, जमात इस्लामी स्ट्रांगली एंटी इंडिया, क्योंकि जमात इस्लामी जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया है, इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था जब 71 की लड़ाई हुई थी मुक्ति बाहिनी और जो लिबरेशन स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उनके अगेंस्ट। तो
जमात इस्लामी के साथ तीसरा फैक्टर जुड़ता है, वो है पाकिस्तान का और ISI का। ठीक है। तो एक तरह से ट्रायंगुलेशन हो रही है, यूनस, पाकिस्तान और जमात इस्लामी। अब इन्होंने तीनों ने तय किया, इसमें जैसे मैंने पहले कहा यूनस कोई न्यूट्रल फैक्टर नहीं है, इन तीनों ने तय किया है कि अब हम जो है भारत को प्रवोक करेंगे, विल पुट द बॉल इन इंडियाज कोर्ट। अब वो कैसे? आपने सबसे बड़ी बात की, जो डिप्लोमैट्स होते हैं उनकी एक तरह से एक भूमिका होती है, एक प्रोटेक्शन होती है, एक बिहेवियरल नॉर्म्स होती हैं उनके साथ करने की, उसको तोड़ा है। अगर आप थ्रेटन कर रहे हैं डिप्लोमैट्स को, मतलब आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, एक पॉलिटिशियन के थ्रू कर रहे हैं, और जो मार्चेज हुए हैं भारतीय दूतावास की तरफ वो सामने दिखाते हैं कि अब डिप्लोमैट्स को के ऊपर भी आपने एक अलग लेवल पे जो एस्केलेशन कर दी है। अब इस एस्केलेशन जब हुई है उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। जवाबी कार्रवाई अभी डिप्लोमेटिक तरीके से हो रही है कि भारत में जो बांग्लादेश के एम्बेसडर है उनको बुलाया गया, डिमार्च किया गया। अतुल जी, ऐसे में एक सवाल आता है कि इन सब जो गतिविधियां चल रही हैं इसका सीधा असर साफ तौर पर चुनाव में तो नजर आएगा ही, लेकिन कितना बड़ा और व्यापक नजर आएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी तरह की जो चीजें हैं वो लगातार वहां की आबो हवा को और ज्यादा और वहां की आवाम को और ज्यादा परेशान कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब दो फैक्टर हैं इस स्थिति में, जो है भारत के ऊपर इतना जब प्रहार हो रहा है तो भारत इस पे एक तरह से कुछ कार्रवाई, भारत को ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी तक डिप्लोमेटिक कार्रवाई है, उसके आगे की बात भी अब रडार पे आ गई है कि हाँ, इसको ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ताकतें अगेंस्ट भारत हैं वो बहुत ही हमको अब साफ नजर आ रही हैं। ऐसे में अतुल जी, वहां के जो नेता हैं इसको लेकर अगर हम देखें तो सिस्टर्स को लेकर ये क्या वहां पर नजर आता है, क्यों उसके लिए खुलकर क्यों नहीं कोई मुखरता से इस पर सामने आकर कोई बोल पा रहा है? देखिए, अब काउंटर फोर्स क्या है यूनस के अगेंस्ट इंटरनली अगर देखें, वो है अवामी लीग। अब हमने देखा था कि कुछ दिन पहले, कोई महीना हो गया है, कि अवामी लीग ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया था यूनस के खिलाफ। तो वो एक तरह से अंडर करंट है अवामी लीग का फैक्टर, जो हमें देखना है। आपकी बात सही है कि अभी तक और उसके बाद खुल के क्यों नहीं किया, क्योंकि स्ट्रेंथ है और शेख हसीना एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थी, काफ़ी मास बेस पड़ा है। तो अब मुझे लगता है कि वो डायमेंशन हमें देखने को मिले कि जो हो रहा है उसके खिलाफ इंटरनली जो है एक तरह से रेजिस्टेंस आए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन भारत की इस वक्त जो स्थिति है, मुझे लगता है कि भारत चिंता की स्थिति है, क्योंकि अगर ना हुआ ये काउंटर फोर्स अंदर से ना आई तो भारत कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल निश्चित तौर पर अतुल जी, तमाम ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिन पर इनको देखना पड़ेगा, और आने वाले समय में क्या होता है ये तस्वीरें साफ तौर पर साफ होती हुई नजर आएंगी कि आखिर वहां की जो राजनीति है और वहां पर जो इस तरह का परिदृश्य है वो आगे चलकर बदलता है या उसमें कोई नई जो अलग सी बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अनीजा जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से हमसे यहाँ पर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी।
LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तो आप इन खबरों को देखिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर में कथित रूप से ड्रग तस्करी में शामिल एक जहाज को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। अमेरिकी सेना की कार्रवाई में अब तक 99 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका के डेमोक्रेट सांसदों ने कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत ट्रंप को वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती, लेकिन रिपब्लिकन सांसदों ने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं होने दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष के अंत से पहले राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में ट्रंप ने टैरिफ को सबसे पसंदीदा शब्द बताया, जिसके दम पर दुनिया के देशों में कई संघर्ष को रोकने का दावा किया। हालांकि गिरती लोकप्रियता के बीच ट्रंप अमेरिका में आसमान छूती कीमतों के बावजूद महंगाई को नजरअंदाज करते हुए कहा कि टैरिफ से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। पूर्ववर्ती सरकार की खिंचाई और अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने का दावा किया तो गाजा युद्ध को समाप्त करने का भी श्रेय लिया। ट्रंप ने कहा कि उनके ही शासनकाल में गाजा में 3000 वर्षों में पहली बार शांति आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि देश में बढ़ते यहूदी विरोधी हमलों से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे संगठनों को सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रही है जिनके नेता नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने ताइवान को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए $10 अरब से अधिक के हथियारों की बिक्री के एक बड़े पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में मीडियम रेंज मिसाइलें, हॉविट्जर और ड्रोन शामिल हैं। अमेरिका के इस कदम से अब चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। ब्राजील की सेनेट ने धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की जेल की सजा कम करने वाला एक बिल पास किया है, जिन्हें वामपंथी लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा से चुनाव हारने के बाद तख्ता पलट की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। पिछले हफ्ते निचले सदन से पास हुआ ये बिल अब लूला के पास जाएगा, जिनका संभावित वीटो आखिरकार कांग्रेस द्वारा रद्द किया जा सकता है। सूडान की राजधानी खार्तूम और पोर्ट सूडान सहित बड़े शहर उस वक्त अंधेरे में डूब गए जब पूरी सूडान स्थित एक प्रमुख पावर प्लांट को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने हमले को अंजाम दिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल में सूडान के RSF द्वारा जमजम शरणार्थी शिविर पर 3 दिनों तक हमला जारी रहा, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई।